गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देख लेंगे गुणांक और समान पद असमान पद, है ना। ये देख लेंगे समान पद असमान पद, है ना। ये दो देखेंगे, गुणांक, समान पद और असमान पद। गुणांक किसको कहते हैं? किसी बीजगणित में, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में गुणांक किसको कहते हैं? तो हम लोग एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 7x² y z, इस प्रकार का लिखे, ठीक है। तो इस पद का, प्रत्येक अलग अलग पद का अलग अलग होता है गुणांक। तो ये हमारा इसमें जो कांस्टेंट होता है, जो इसमें क्या है अचर राशि होता है, उसी को जनरली संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहते हैं। तो हमारा क्या है x² y z को का गुणांक क्या हो गया? 7। यदि इसमें एक और टर्म है 2y, तो ये सिर्फ इस पद का गुणांक 7 होगा और इस पद का गुणांक 2 होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, जैसे x² y z पद के लिए यदि गुणांक लिखने बोलेगा तो ये, तो इसको संख्यात्मक गुणांक या गुणांक भी कहते हैं, हाँ। तो इसका अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और ये 2y, ये इस पद का गुणांक क्या होगा? 2, है ना। तो ये कांस्टेंट है। आप लोग को एक चीज बताए थे पहले, कि हम बताए थे कि ए बी सी ऐसे भी कांस्टेंट के लिए वेरिएबल का काम करता है। कांस्टेंट के लिए वेरिएबल का काम करता है, कहने का मतलब अचर के लिए चर का काम करता है ना। अचर के लिए चर का काम करता है, मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या है, जैसे 7 को यदि हम a से डिनोट करें और x² z इस प्रकार लिखा जाए पद, तो हमारा तब यहाँ a यदि ये कांस्टेंट को या फिर निश्चित राशि को दर्शाने के लिए हम लोग इसको देते हैं, तो ये क्या हमारा a क्या है, इसलिए कांस्टेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोफिशिएंट के लिए। तो जनरली कांस्टेंट क्या है? कोफिशिएंट के लिए। तो a b c जनरली कोफिशिएंट के लिए यूज करते हैं और x y z पूरा फुल वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। तो वो हमारा वैसे हम लोग को लगता था। तो ये वो भी a b चर है और आपका x y z भी चर है। तो देखिएगा अंतर क्या है, जनरली उसको कोफिशिएंट के रूप में यूज करते हैं। ये इसका जैसे ये संख्यात्मक गुणांक के लिए यूज करते हैं। तो हमारा संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया? 7 इस पद में, इसमें 2। अब मान लीजिए कोई एक पद और ले लेते हैं, एक पद और लेते हैं, क्या लेंगे? और एक पद लेते हैं, क्या लेंगे? 3x² 7z, है ना, 7z। तो इसमें इस पद का गुणांक क्या होगा? 3। इस पद का गुणांक क्या होगा? 3। और इस पद का गुणांक 7z, इसका गुणांक क्या होगा? 7। इसका गुणांक क्या होगा? 7। तो ये हमारा क्या हो गया? कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 7, यहाँ क्या है? 3। तो इस प्रकार का आपका प्रत्येक पद का अलग अलग कोफिशिएंट होगा। ऐसा नहीं कि ये 3 ही इस दोनों पद का कोफिशिएंट है। सिर्फ एक पद के लिए कोफिशिएंट होता है। जहाँ कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ही क्या हो जाता है, वो पद दूसरा है, वो पद दूसरा पद है। तो हमारा यहाँ कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। यदि कोफिशिएंट चेंज नहीं होता है तो वो एक पद का ही व्यंजक कहलाएगा। जिससे मान लीजिए 3x² y z m o p जो डालना है डालते रहिए। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ कोफिशिएंट एक ही है, बटे में आप a b डाल दीजिए, हाँ। तो यहाँ आपका क्या होगा, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा कोफिशिएंट एक ही है, 3। तो हमारा ये पूरा पद ही एक होता है, ठीक है। अब यदि यहाँ चेंजिंग आएगा, +2y, तो हमारा तब ये क्या है, देखिए कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, हमारा पद 2 हो जाएगा। तो हम लोग मोनोमियल बाइनोमियल जो पढ़े, तो इसी में पढ़ते हैं हम लोग। ये एक पद का हो गया, ये 2 पद का हो गया। तो कोफिशिएंट हर पद के लिए अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ हो गया। अब हम लोग गुणांक समझ गए, कोफिशिएंट समझ गए, ये इसको संख्यात्मक गुणांक भी कहते हैं या किसी पद का गुणांक भी कहते हैं। तो हम लोग बीजगणित में गुणांक समझ गए, गुणांक हम लोग समझ में आ गया। अब हमारा क्या है, समान पद या असमान पद, 2 चीज आ रहा है, समान पद या असमान पद। तो समान पद किसको कहते हैं? जैसे देखिए x y z, हाँ, और एक पद ले लेते हैं x² y z, इस प्रकार भी मान लीजिए जोड़ा हुआ है।
जोड़ है। तो ये देखिए, इसका देखिएगा आप लोग, हमेशा देखिएगा कि उसमें क्या लगा हुआ है। गुना में क्या क्या है, गुना में देखिए x है, y है, z है। इसमें भी गुना में x है, y है, z है, गुना देख लिए। लेकिन ये दोनों पद अलग अलग है। देखिए इसका घात भी देखिएगा, इसका घात क्या है 1, इसका घात क्या है 1, इसका घात क्या है 1, इसका घात क्या हो जा रहा है 2, इसका घात 1, इसका घात 1। तो हमारा देखिए इसका घात मैच कर रहा है, इसका घात मैच कर रहा है, इसका घात मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या होगा, ये अलग अलग पद हो गया, असमान पद है। ये क्या है, असमान पद है, असमान पद है। हमारा क्या होना चाहिए, प्रत्येक चर होना चाहिए, जितना एक में चर है दूसरा में भी उतना ही चर है, सेम वही चर है, और बिना जोड़ वगैरह का, जो गुना के रूप में है, ये गुना के रूप में है, गुना के रूप में ही रहेगा तभी, और ये गुना के रूप में है। और क्या कहते हैं, प्रत्येक का घात भी समान होना चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या कहेंगे, समान पद। अन्यथा ये क्या हो गया, असमान पद। और एक पद ले लेते हैं, और एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 3x², हाँ, और 2x², ठीक है। 3x²y, 2x²y, पद समान है, पद समान है। देखिए कोफिशिएंट क्या है 3, कोफिशिएंट क्या है 2, x का घात, चर का घात कितना है 2, चर का घात कितना है 2, x चर का, फिर y का घात कितना है, दोनों में y है, दोनों का घात भी 1 है। तो हमारा क्या है, इधर चर तरफ सब समान है, ये क्या है, असमान है। तो पद हमारा समान पद कहलाएगा, पद हमारा क्या कहलाएगा, समान पद कहलाएगा। क्यों, इसका मान, संख्यात्मक मान क्या है, अलग है, लेकिन क्या है, दोनों का प्रजाति एक ही है। दोनों गधे हैं तो ये भी गधे हैं, संख्या क्या है, संख्या में यहाँ 2 गधे हैं, यहाँ 3 गधे हैं, प्रजाति क्या है, गधा का ही, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब जोड़ते हैं ना, तो बच्चे गलती करते हैं, वहीं ये लाइक टर्म या समान पद, असमान पद। तो ये हमारा क्या हो गया, समान पद। ये यदि गुना, जो फैक्टर्स हम लोग अभी पढ़ाए थे, गुणनखंड यदि समान है, और उसमें क्या है, गुणनखंड समान बोलने से ही हो जाएगा। गुणनखंड समान यदि है ना, तो हमारा क्या है, सिर्फ क्या है कि कोफिशिएंट को छोड़ करके यदि उसका सारा गुणनखंड समान है तो वो ये समान होगा। क्योंकि उसमें यदि होगा तो इसमें x इंटू y करेंगे, इसमें भी x इंटू y करेंगे। उसको आप यदि समझ लीजिए कि इस टर्म का गुणनखंड और इस टर्म का गुणनखंड यदि सब समान है तो आपका पद समान होगा। और कहने का मतलब घात से लेकर के आपका इसका गुणांक, मतलब ये जितना भी चर में गुना है, सब जितना गुना करते हैं, जितना भी गुणनखंड है उस टर्म का, और गुणनखंड यदि मैच कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, वो टर्म हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोनों ही पद क्या होगा, पद क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और यदि इसमें यदि किसी में भी पावर का अंतर हो जाता है, घात का अंतर हो जाता है, तो वो हमारा क्या है, असमान पद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको समझिएगा अच्छा से। समान पद में क्या है, समान पद में क्या है, समान पद में है ना, व्यंजक का गुणनखंड समान होना चाहिए, व्यंजक का गुणनखंड समान होना चाहिए, या फिर गुना के रूप में जितना फैक्टर है उसका घात वगैरह सारा कुछ सही देखेंगे, तब जाके एक जैसा हो जाएगा। घात भी समान होना चाहिए, और गुना में जो है x y z लिखा हुआ है तो उसमें भी x y z ही होना चाहिए दोनों में, ठीक है। और घात में यदि किसी में 2 लिखा है, किसी में 1 लिखा है, किसी में 3 लिखा है, तो दोनों में वैसे ही घात उसी प्रकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसे ये भी है x का 2 घात है, y का 3 घात है, तो इसमें यदि x का 3 घात है, y का 2 घात है तो नहीं चलेगा, x का ही घात हमको 3 चाहिए। और हाँ, इसमें भी x का घात 2 होना चाहिए। यहाँ जो है इसका सो इसमें होना चाहिए। यदि इसको x का घात 3 कर देते हैं और y का घात यहाँ 2 कर देते हैं तो पद समान, और यदि उल्टा लिखते हैं तो पद असमान। क्यों नहीं, मतलब कहने का मतलब गुणनखंड के रूप में यदि इसको दर्शाएंगे तो हमारा देखिए x³ y², तो इसको क्या दिखाए थे, x गुना x गुना x
गुना वाई गुना वाई, है ना, ये आ गया। इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, है ना, तो एक्स इंटू एक्स, है ना, वाई गुना वाई, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ 3 एक्स है, यहाँ 2 एक्स है, तो पद हमारा क्या है, असमान हो जाएगा, ठीक है। और यदि कहने का मतलब जो उसका गुणनखंड निकालेंगे वो सब एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। गुणनखंड समान है, किसी भी बीजीय व्यंजक का यदि गुणनखंड समान है किसी भी पद का, तो वो हमारा समान पद कहलाएगा, किसी पद का, है ना, किसी पद का यदि उसका गुणनखंड समान है तो वो समान पद कहला जाएगा, और यदि उसका गुणनखंड अलग अलग है तो वो असमान पद कहलाएगा। तो गुणनखंड में एक चीज जान लीजिएगा कि कोफिशिएंट को नहीं पकड़ा जाता है, कोफिशिएंट अलग हो सकता है ना, ये संख्यात्मक मान अलग हो सकता है। संख्यात्मक मान से उसका प्रजाति नहीं, उसका संख्या दर्शाया जाता है। ये हमारा 3x³ का y² का हम संख्या दर्शा रहे हैं, और इसमें हमारे इसका संख्या दर्शा रहे हैं। तो कोफिशिएंट को या माना संख्यात्मक मान को या कांस्टेंट को हम लोग छोड़ करके जो इसका प्रजाति है वो समान होना चाहिए। अब आज के लिए बस इतना ही, बार बार रिपीट करके बता दिए। अब हमको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, आप लोग जाके सॉल्व कर सकते हैं। और आज के लिए बाय।